बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के हवाले से बात करने जा रहे हैं और ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी चीज, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कैसे दिलवा सकता है। तीसरी चीज कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का पोस्चर मेंटेन करने में चाइना का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। चौथी चीज, जनरल मुशर्रफ ने कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी। पांचवी चीज, जनरल बाजवा ने न्यूक्लियर पोस्चर की कैसे धज्जियां उड़ा दी है और किस तरह अमेरिका के तलवे चाटने के चक्कर में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोस्चर खराब कर दिया है। और छठी चीज जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस न्यूक्लियर पोस्चर को सेव करने की कोशिश की है और फॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर बिलावल भुट्टो जरदारी ये थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, जो कि जनरल बाजवा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर चुका था। सो आइए मिलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन पाया जाता है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, वो ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन एटॉमिक कमीशन एनर्जी के थ्रू ही डेवलप किए गए थे। ये बिल्कुल गलत है। जब जुल्फकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की थी तो जुल्फकार अली भुट्टो ये अच्छी तरह से जानते थे कि अमेरिका की आंखें एटॉमिक कमीशन एनर्जी के ऊपर ही होंगी और वो इस इदारे की जासूसी करने की कोशिश करेंगे। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैबिनेट की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के थ्रू शुरू करवाने की कोशिश की थी और जब जनरल जिया ने मार्शल लॉ लगा दिया था तो एटॉमिक कमीशन एनर्जी के अंडर जितने भी न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोग्राम थे वो सारे के सारे बंद कर दिए थे। सो जनरल जिया को भी 1.5 साल बाद पता चला था कि असल में जो न्यूक्लियर के ऊपर काम हो रहा था वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के थ्रू चल रहा था और अमेरिका को 6 साल बाद पता चला था कि वो जो न्यूक्लियर के ऊपर काम हो रहा था वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के थ्रू हो रहा है, ना कि एटॉमिक कमीशन एनर्जी के थ्रू। और उस टाइम पे पाकिस्तान ने एक और ब्लफ भी कॉल किया हुआ था कि उस वक्त पाकिस्तान फ्रांस के साथ एक न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर डील कर रहा था। हकीकत ये थी कि जुल्फकार अली भुट्टो को किसी ने ये बताकर कन्विंस किया था कि इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का होना बहुत जरूरी है। जुल्फकार अली भुट्टो कन्विंस हो गए थे और इसलिए उन्होंने बड़े महंगे दामों में जाकर है ना फ्रांस के साथ डील कर ली थी और पैसों के लिए उन्होंने सऊदी अरबिया से मदद मांग ली थी। हकीकत ये थी कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर का एटम बम बनाने से कोई काम नहीं था और जब जुल्फकार अली भुट्टो को साइंटिस्ट ने कन्विंस कर लिया कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर तो गड़बड़ है और इसकी जरूरत भी नहीं है हमें एटम बम बनाने के लिए, तो जुल्फकार अली भुट्टो परेशान हो गए कि कैसे फ्रांस को मतलब है ना किया जाए, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान को पेनल्टी लगनी थी। सो जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ा ही न्यूक्लियर कार्ड खेलना दुनिया के सामने शुरू कर दिया कि हाँ हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे ये वो वगैरह, और अमेरिका के सामने खुल कर बोलना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका ने फ्रांस के ऊपर दबाव डाला और फ्रांस ने वो न्यूक्लियर डील स्ट्राइक बैक कर ली और पाकिस्तान को हर्जाना भी पे किया। हकीकत ये थी कि पाकिस्तान वो न्यूक्लियर रिएक्टर लेना ही नहीं चाहता था, इसीलिए पाकिस्तान ने इतने बड़े ड्रामे शामे करना शुरू कर दिया था। ये थोड़ी बहुत कनिंगनेस आप जुल्फकार अली भुट्टो की समझ सकते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो इस मामलों में बहुत ज्यादा चालाक आदमी था। बहरहाल 1982 तक पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना चुका था और अमेरिकन को तब तक रियलाइज हो चुका था कि पाकिस्तान ने एटम बम बना भी लिया है और उसके बाद वो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में थे तो उसकी वजह से वो हमारा कुछ ज्यादा बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन एटम बम बनाना काफी नहीं था, तो एटम बम बनाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए उसको मेंटेन करना ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर कुछ मसले हो रहे थे पाकिस्तान के साथ। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूजेस जो मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूं समझ ले ये एक तरह के चेंबर्स होते हैं जिसमें मेटल को गर्म करके गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उनको रोटेट किया जाता है ताकि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो साइडों पर जमा हो जाए। जो हैवी पार्टिकल साइडों पर जमा होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और इससे आपका एटम बम बनता है। इस प्रोसेस को हम एनरिचमेंट प्रोसेस कहते हैं और इस प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनरिच पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल हो और अच्छी क्वालिटी का फिसल मटेरियल हो। इसके लिए मटेरियल स्पेशलिस्ट और मेटलर्जी के स्पेशलिस्ट हमें चाहिए होते हैं, जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। अब सेंट्रीफ्यूज बनाना इटसेल्फ बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उस टाइम के जो डिजाइन थे सेंट्रीफ्यूजेस के वो बड़े पुराने थे, बड़े महंगे थे और कॉम्प्लिकेटेड मशीनें थी, लेकिन वन वे और दी अदर पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने मैनेज कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने ये अकेले मैनेज नहीं किया। पाकिस्तान ने यहाँ पर कोलैबोरेशन की चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और दूसरे ममालिक के साथ जो मतलब न्यूक्लियर रिलेटेड काम करना चाहते थे। और न्यूक्लियर रिलेटेड काम हमेशा सीक्रेट में ही होता है, ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो सब सारे आम अनाउंस करके हासिल की जाए। सिर्फ इंडिया ही एक वाहिद मुल्क था जिसने सरे आम कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे और ये सारा का सारा काम सीना ठोक के पूरी दुनिया के सामने करा था, क्योंकि अमेरिका का आशीर्वाद हासिल था और अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के ऊपर उसी टाइम से हाथ रखे हुए था। सो ये आप ग्लोबल गेम समझ लें कि जो चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान को वन वे और दी अदर न्यूक्लियर वेपन्स तो बनाने ही थे। हाउएवर पाकिस्तान ने ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और सेंट्रीफ्यूजेस के कुछ मॉडर्न डिजाइन्स भी बना लिए, लेकिन इस पोस्चर को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है और इसके लिए हमें चाहिए थी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सपोर्ट। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक तंजीम है ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स के सप्लायर, जो कि मतलब समझ ले पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड तंजीम है। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड तंजीम है। इस तंजीम का काम क्या होता है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है उसके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है और नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाती है न्यूक्लियर फील्ड में, जिसके नतीजे में नए नए आपके कोर्स बनते हैं, न्यूक्लियर कोर बनते हैं और न्यूक्लियर प्रोडक्शन मटेरियल बनता है, जैसे आप नए सेंट्रीफ्यूजेस के डिजाइन बनते हैं जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं अपने पुरानी डिजाइन से। इस तरह के चीजों के ऊपर ये काम करती है एनएसजी। अब एनएसजी के तकरीबन इस वक्त तक मुझे जो याद है 57 ममालिक इसके मेंबर थे, मोस्टली यूरोपियन थे, अमेरिका था और चाइना और इंडिया नहीं था। चाइना और इंडिया इसके ममालिक तब बने जब अमेरिका ने
कहा कि चाइना को इंडक्ट करना है। सो चाइना भी इसका मुमालिक बन गया, लेकिन चाइना को एनएसजी का मुमालिक बनाने से पहले उन्होंने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर कराया। ये ट्रीटी ये है कि आप मटेरियल वगैरह किसी को नहीं देंगे वगैरह वगैरह। 1967 के बाद जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए गए वो सारे के सारे इलीगल है, आप किसी और को न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड है। बहरहाल चाइना भी एनएसजी का मेंबर बन गया। लेकिन जनरल मुशर्रफ के टाइम में क्या हुआ था, जनरल मुशर्रफ के टाइम में इंडिया हेवीली बेट कर रहा था कि उसे भी एनएसजी का मेंबर बनना है। हालांकि एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एनपीटी साइन करना बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया एनपीटी को साइन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इंडिया को एनएसजी से वेवर दिलवाया। वेवर ये होता है कि मतलब कुछ क्लॉज एनएसजी के अप्लाई नहीं होंगे इंडिया के ऊपर, और इंडिया एनएसजी से अपने मतलब है ना टेक्नोलॉजी भी हासिल कर सकता है, फिसल मटेरियल भी हासिल कर सकता है। इस तरह से इंडिया को वेवर दिलाया गया। अब उस वेवर के चक्कर में जनरल मुशर्रफ अमेरिका का वार ऑन टेरर में एलाई बना हुआ था। जनरल मुशर्रफ को फॉरेन ऑफिस ने एक खत भेजा कि आप भी जाएं, वेवर वगैरह हासिल कराएं और पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाएं और एनएसजी का मेंबर बनवाएं। अब वहां पर यह हुआ कि जब जनरल मुशर्रफ को फॉरेन ऑफिस बिल्कुल ब्रीफ कर रहा था और कह रहा था कि आप हासिल करें हासिल करें हासिल करें, यहां पर उल्टा इंडिया ने गेम डाल दी। इंडिया ने और अमेरिका ने उस टाइम पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इसने न्यूक्लियर वेपन सप्लाई किए हैं। किस किस को सप्लाई किए? लिबिया को सप्लाई किए, ईरान को सप्लाई किए, और मतलब 2-3 ऑफिसर्स के नाम आ गए, ये वो वगैरह, और आर्मी बैकफुट पर चली गई। और जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ठीक है बस वगैरह हम नहीं करने हैं एनएसजी के लिए अप्लाई, और हम बस अपने लोगों को बचाने के लिए जो हमारा हक था कि हम एनएसजी के मेंबर बनते, उल्टा हमें ही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया जनरल मुशर्रफ जैसे जाहिलों ने। और उन्होंने कह दिया कि बस हम ये नहीं करें, और सीक्रेटली जनरल मुशर्रफ ये एग्री भी कर चुका था अमेरिकन के साथ कि हम एनएसजी के लिए ट्राई वगैरह नहीं करेंगे, आप मेहरबानी करके हमारे ऊपर ये छोटे मोटे इल्जाम लगाना बंद कर दे। इतना बैकफुट पर चला गया था जनरल मुशर्रफ। हकीकत ये थी कि ये सारी की सारी इंडिया और अमेरिका की साजिश थी कि पाकिस्तान को एनएसजी मेंबरशिप से ना करवाने के लिए यही तरीका है कि पाकिस्तान प्रोलिफरेशन करता है न्यूक्लियर वेपन्स की। हालांकि कोई ऐसा सिंगल एविडेंस नहीं मिला था प्रोलिफरेशन के रिलेटेड। ये सारा का सारा मीडिया नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की आर्मी इसमें शामिल थी। अगर उस वक्त पाकिस्तान स्टैंड ले लेता तो पाकिस्तान एनएसजी मेंबरशिप ले लेता, अगर एनएसजी मेंबरशिप ना ले लेता तो इंडिया की तरह वेवर ले लेता। अब एनएसजी मेंबरशिप लेने के बाद पाकिस्तान को फायदा क्या होना था? पाकिस्तान के पास आनी थी नई टेक्नोलॉजी, इजी अवेलेबल टेक्नोलॉजी, उसके अलावा फिसल मटेरियल आना था पाकिस्तान के पास। अब फिसल मटेरियल की जरूरत क्या होती है ये थोड़ा समझ ले। मसला ये होता है कि पाकिस्तान के पास एक लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है न्यूक्लियर मटेरियल की। फॉर एग्जांपल हम या तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो एनरिचमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बार बार गुजारना पड़ता है, ठीक है, और बड़ा महंगा भी प्रोसेस होता है। सो इस वजह से या तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए मटेरियल बना सकता था या न्यूक्लियर प्लांट के लिए। अगर हमें एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाती तो दूसरे ममालिक है जो कि बड़ा सस्ते में हमें न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड कर सकते थे, जो कि हमारे पावर प्लांट्स को चला सकता था, और हम अपना जो प्रोडक्शन करते थे वो हम अपने एटॉमिक बम के ऊपर लगा सकते थे, और जिसके बदौलत हमारे पास बहुत ज्यादा एटॉमिक बम बन जाते, जो इस वक्त इंडिया कर रहा है। और इंडिया पूरी दुनिया से न्यूक्लियर मटेरियल बाय कर रहा है और भी बहुत ज्यादा एटम बम बनाता जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान ने ये ब्लंडर मार दिया। लेकिन उस टाइम पे आप देखें चाइना कैसी हमारी मदद करने के लिए आया। जैसे ही पाकिस्तान को एनएसजी का वेवर नहीं मिला और पाकिस्तान के ऊपर प्रोलिफरेशन वगैरह वगैरह की ट्रीटी थोपी गई, तो चाइना को पता था कि अमेरिका इंडिया की मदद करना चाह रहा है। चाइना ने 8000 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दिए। ये देखें आप चाइना की कमिटमेंट, ये 2006 की बात कर रहा हूं मैं। और उस टाइम पे पूरी दुनिया ने कहा कि चाइना ने क्यों किया है, ये क्यों किया है वगैरह, चाइना एनएसजी का मेंबर है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तोड़ा है, ये तोड़ा है, एनएसजी की मेंबरशिप से निकाल देंगे। इस तरह का प्रेशर डाला गया चाइना के ऊपर। लेकिन चाइना ने कहा कि ठहरो, एनएसजी के अंदर एक क्लॉज होता है कि जो मुआहदे एनएसजी साइन करने से पहले के थे वो एप्लीकेबल होंगे, वो भली जो सिग्नेटरी मेंबर है वो उसके ऊपर अमल कर सकता है। तो चाइना ने कहा कि ये देखो पाकिस्तान के साथ ये जो हमारे मुआहदे थे ये मेरे एनएसजी मेंबर बनने से पहले थे। लेकिन चाइना ने ये झूठ बोला था, हकीकत में वो मुआहदे बाद में होते, लेकिन चाइना पाकिस्तान को बचाना चाहता था। और उन मुआहदों में चाइना ने ये लिख दिया कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में लगेंगे उसका फिसल मटेरियल भी हम प्रोड्यूस कर देंगे। इन शॉर्ट पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्रेस आना था फिसल मटेरियल का वो सारा का सारा भी चीन ने ले लिया। अब देखे चाइना की कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद ये आर्मी चीफ रिजीम चेंज ऑपरेशन कैरी आउट करता है अमेरिकन के कहने के ऊपर, और उसके बाद चाइना को अनॉय करता है, चाइना को मायूस करता है पाकिस्तान से रिलेटेड। अब आप बताएं ये आर्मी चीफ पाकिस्तान का वफादार है जनरल बाजवा जैसे लोग, और ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड प्रोग्राम डील कौन करता है? एसपीडी, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन। ये किसके अंडर में आती है? आर्मी के अंडर में आती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इसको हेड करता है। फिर मुझे ये समझाए कि ये सब कुछ क्या है। जब आर्मी को इतना कुछ पता है इस सारे के मामले के हवाले से, तो फिर इस आर्मी चीफ ने ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे मारा और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज करवाई इस बंदे ने? जब इस तरह के सवालात पूछो ना इनसे, फिर कहते हैं कि ये तो इल इन्फॉर्म्ड यूथ है, इनको तो कुछ पता ही नहीं, ये वो नहीं वगैरह, मसला ये नहीं है वो नहीं है, ये बस इस तरह के ड्रामे करते रहते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के पूरे स्ट्रेटेजिक पोस्चर की धज्जियां उड़ा दी। अगर इस वक्त पाकिस्तान को चाइना फिसल मटेरियल प्रोवाइड करना बंद कर दे तो पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास कहां से आएगा फिसल मटेरियल? क्या अमेरिका एनएसजी से वेवर हासिल करने में हमारी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या हमें अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा? नहीं करेगा। चाइना हमें आज भी नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, नए नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के देता है जो नई टेक्नोलॉजी के बने हुए न्यूक्लियर कोर होते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। वरना अगर चाइना ना होता तो हम 1980s वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टक कर रहे होते और यूं समझ ले कि पाकिस्तान इनोवेट ही ना कर सकता, और इनोवेट करने के लिए पाकिस्तान को और ज्यादा पैसे लगाना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इतने पैसे नहीं लगा रहा, वजह सिर्फ और सिर्फ चाइना है। ये थोड़ा हैवी सेशन हो गया क्योंकि थोड़ा एकेडमिक रिलेटेड था। तो अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लें, और इसमें सिर्फ 3 से 4 चीजों के ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत है। एक, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है, कैसे है और कैसे काम करता है। दूसरा, 2006 के दरमियान जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगे थे इंडिया की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान प्रोलिफरेशन कर रहा है, वो कैसे है। दूसरी चीज, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो क्या है, 97 में साइन हुई थी, उसके नतायज क्या होंगे। और तीसरी चीज, फिसल मटेरियल कैसे बनता है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट कैसे होती है, और सेंट्रीफ्यूज और उसके डिजाइन क्या होते हैं। अगर ये 4 से 5 चीजें आप समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक के हवाले बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो एसपीडी, मैं वॉर हेड के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन ही हेड करती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप इस पूरी ऑडियो को आप रिपीट करके सुनेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा हैवी है लेकिन आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक पोस्चर, जो न्यूक्लियर पोस्चर है, वो कैसे मेंटेन करता है और किन किन मुमालिक की मदद से मेंटेन करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।